तो चैप्टर 11 में जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है मेजरिंग रिस्क। ठीक है। अपन ने डिस्कस किया है कि डिफरेंट सोर्स ऑफ रिस्क कहां से है और कौन सी इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जो वो रिस्क को मेजर करती है। तो पहले अपने को इंपॉर्टेंट क्या है कि रिस्क को डिफाइन करना। ठीक है। तो पहला है कि अपन मेजर करते हैं अनसर्टेनिटी को। ठीक है। measure of uncertainty very common way to define risk, that of uncertainty और unpredictability। ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ द असेट से। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। एक्स रिफर टू द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ असेट्स, एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल। ठीक है। सेकेंड है मेजर ऑफ सेंसिटिविटी। ठीक है। ये कौन सा अप्रोच है? मेजर रिस्क बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी ऑफ असेट्स प्राइस टू वेरियस रिस्क फैक्टर। कितने रिस्क से आपके एसेट प्राइस कितना सेंसिटिव है। छुई मुई तो नहीं है कि छुए तो वो मुरझा जाए इस टाइप से। ठीक है। कई तो रहते हैं ना स्टॉक्स, थोड़ा सा मार्केट को कुछ होता नहीं है कि बहुत तेजी से गिरते हैं। कितना सेंसिटिव है। ठीक है। तो पहला होता है बीटा। जो रिस्क मेजर होती है ना सेंसिटिविटी की, पहला होता है बीटा। ये सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस टू ओवरऑल मार्केट, कि मार्केट 10% ऊपर जा रहा है, आपका स्टॉक कितना ऊपर जा रहा है, या मार्केट 1% गिर रहा है, आपका स्टॉक कितना गिर रहा है। बीटा हमेशा इक्विटीज के लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज लार्जली फॉर इक्विटीज। ठीक है। बीटा मार्केट सिस्टमेटिक रिस्क को भी मेजर किया जाता है बीटा से। ड्यूरेशन। ठीक है। मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड प्राइस टू स्मॉल चेंज इन इंटरेस्ट रेट। स्मॉल इंटरेस्ट रेट जब किसी भी दुनिया में कहीं भी चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग उस कंट्री में या ओवरऑल, जैसे फेड का आपने सुना होगा या आरबीआई का सुना होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते और बढ़ाते या कम करते हैं, तो उससे बॉन्ड के प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। डेल्टा। डेल्टा आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन ट्रेड अगर आप करते हैं तो ऑप्शन प्राइस के ऊपर और नीचे जाने से। ठीक है। अंडरलाइंग सॉरी, measure the sensitivity of price of option for a small change in price of underlying assets। ठीक है। अंडरलाइंग असेट्स का प्राइस अगर 1 रुपीज ऊपर जा रहा है, उसके चेंज होने से ऑप्शन के प्राइस में कितना सेंसिटिविटी आता है। ठीक है। थर्ड है मेजर ऑफ लॉस। ठीक है। कितना लॉस हो सकता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ सम ऑफ अमाउंट। ठीक है। कॉमन यूज प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिस्क मैट्रिक्स वैल्यू एट रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनली जो यूज किया जाता है रिस्क मैट्रिक्स वैल्यू एट रिस्क, कितना वैल्यू, इट इज ऑफन अपन बोलते हैं वीएआर, कि किसी भी कंडीशन में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है वन में सफर गिवन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर वीएआर 1% है ऑफ पोर्टफोलियो इज 12। ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि 99% चांस द लॉस ऑफ पोर्टफोलियो वुड एक्सीड 12%। ठीक है। कि 99% चांस है कि पोर्टफोलियो में लॉस 12% से ऊपर हो सकता है। ठीक है। और अदर वर्ड देयर इज 1% प्रोबेबिलिटी दैट लॉस वुड एक्सीड 12%। ठीक है। सेकेंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा। यहां से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। बीटा से मेजर किया जाता है, यस। अभी साउंड आ रहा है? यस सर, अभी आवाज आ रही है क्लियर?
सर आवाज क्लियर आ रही है? हेलो। ओके। तो बीटा क्या मेजर करता है? बीटा इज मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है बीटा, कंपेयरिंग द वोलेटिलिटी इन इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू द मार्केट। ठीक है, एज रिप्रेजेंट बाय मार्केट इंडेक्स। ठीक है। और मेजर द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे अपन डाइवर्सिफाइड नहीं कर सकते हैं, उसे मेजर किया जाता है बीटा से। बीटा अगर 1 है तो उसका मतलब है कि सिक्योरिटी मार्केट के मूव के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, मार्केट 1% ऊपर है तो हो सकता है आपके स्टॉक भी, सिक्योरिटी है वो भी 1% ऊपर रहे। बीटा लेस देन 1 है तो हो सकता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा लेस वोलेटाइल है एज कंपेयर टू मार्केट। 1 से ज्यादा है तो ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू मार्केट। ठीक है। अगर स्टॉक का बीटा 1.2 है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये थ्योरेटिकली 20% मोर वोलेटाइल है देन मार्केट। ठीक है। ऑन अप एंड डाउन बोथ पोजीशन, यानी कि चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, दोनों में अप एंड डाउन मोर ज्यादा वोलेटाइल है। ओके, आवाज नहीं आ रही है? आप में से आप आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आवाज क्लियर है? एक एक मिनट। यस। हेलो। यस यस सर, हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हेलो। सर क्लियर है आपकी आवाज। क्लियर है, ओके ओके। ठीक है। तो अगर स्टॉक का बीटा 1.2 है, यानी इसका मतलब है कि थ्योरेटिकली 20% मोर वोलेटाइल है देन मार्केट बोथ ऑन अप एंड डाउन। ठीक है। सर एक बार आप वापस लॉग यानी कि एग्जिट होके फिर एंट्री करके देखिए तो फिर हो सकता है आवाज आपको क्लियर आए। बाकी सब स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर आ रही है। केवल यानी मीन्स हो सकता है आपकी तरफ कुछ प्रॉब्लम हो, तो एक बार एग्जिट करके एंट्री करके देखिएगा। ठीक है। बीटा इज यूज्ड इन द कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, सीएपीएम अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, उसके फॉर्मूले में बीटा यूज होता है। ठीक है। और बीटा, अ मॉडल दैट कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ सेट बेस्ड ऑन इट्स बीटा और एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। ठीक है। Beta model assume that beta is the only reason why investors should expect a return higher than market or index return। ठीक है, सीएपीएम मॉडल में। ठीक है। तो मैनी वैल्यू इन्वेस्टर डू नॉट पे एनी अटेंशन ऑफ बीटा। ठीक है। तो ये उनके बारे में लिखा गया है कि ये क्या एज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है। इससे जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इसको एक बार रीड कर लीजिएगा तो हो सकता है कुछ और क्लियरिटी आपको मिले। ठीक है। जैसे एक बार रीड। ठीक है। जैसे आए, ये क्या है, सेठ क्लारमैन जो है उनका है, वो वैल्यू इन्वेस्टर हैं। वो लिखते हैं कि आई फाइंड इज प्री पोस्टीरियस दैट सिंगल नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पास्ट प्राइस फ्लक्चुएशन कुड बी थॉट टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द रिस्क इन अ सिक्योरिटी। बीटा व्यू रिस्क ओनली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइस, failing to take into consideration specific business fundamental or economic development. Price level is also ignored. अगर IBM selling at $50 per share would not be at lower risk investment than same IBM at $100 per share. Beta failed to allow for influence that investor themselves can exert on riskiness of the holding through such effort at proxy contest, shareholder resolution, communication with management, ultimate purchase of sufficient stock to gain corporate control with direct access to underlying value. Beta also assume that upside potential, downside risk of any investment are essentially equal. ठीक है, बीटा कहता है कि दोनों इक्वल है, एज्यूम करता है, बीइंग सिंपली अ फंक्शन दैट इन्वेस्टमेंट वोलेटिलिटी कंपेयर विद दैट ऑफ द मार्केट एज अ होल।
दिस टू इज इनकंसिस्टेंट विद द वर्ल्ड एज वी नो इट। ठीक है, तो उनका कहना है कि अपन बीटा ज्यादा अटेंशन, यानी कि बहुत से वैल्यू इन्वेस्टर्स बीटा को ज्यादा अटेंशन नहीं देते। ठीक है, बहुत सारे लोग तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको अटेंशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद इस एग्जांपल से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन एक बार रीड कर लेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि क्या है कि रीडिंग, अगर किसी ने कुछ लिखा है, चाहे वो अगेंस्ट लिखे चाहे उनके फेवर में लिखे, तो दोनों का दोनों को रीड करने से अपना नॉलेज गेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंसिटिविटी एनालिसिस टू एजम्पशंस। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिस्ट यूज फाइनेंशियल मॉडल टू वैल्यू सिक्योरिटी ऑफ डिफरेंट काइंड। जो सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल मॉडल को यूज करते हैं, सिंपल सा है, डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, फाइनेंशियल मॉडल्स यूज करते हैं सिक्योरिटीज को वैल्यू करने के लिए। ठीक है, दिस वैल्यूएशन आर बेस्ड ऑन सेवरल इनपुट और एजम्पशन अबाउट फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, some of this critical one, output from the model is only as good as reliable as quality of variable that have been plugged into it. Many of the input may be assumption or based on calculation after considering a number of factor। ठीक है, तो if sufficient rigor does not go into researching, collecting and evaluating information, accuracy of input to the model may be poor। देखो सिंपल भाषा में ये लिखा है कि एज अ एनालिस्ट आपको जो इनपुट या आउटपुट इनपुट रखना है, तो उसमें आप जो रिसर्च कर रहे हो, जो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हो, इवेल्यूट कर रहे हो, ठीक है, वो सफिशियंट होना चाहिए। सफिशियंट नहीं है, ठीक है, या आप उतने एक्सपर्ट नहीं हो, तो जो आपका एक्यूरेसी है वो हो सकता है कि पुअर हो। ठीक है, ज्यादा रिलायबल भी ना हो। अगर आपने इनपुट सही नहीं डाला है तो आउटपुट कैसे रिलायबल आएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में आप बात की गई है। जैसे एक एग्जांपल है सेंसिटिविटी एनालिसिस के, अगर एक एग्जांपल है डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, तो डीसीएफ में आपने जानते हैं डिस्काउंटिंग रेट इज प्राइमरी इनपुट टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। डिस्काउंटिंग रेट मस्ट रिफ्लेक्ट द रिस्क इनहरेंट इनहरेंट इन द बिजनेस। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ रिस्क विल इंपैक्ट द रेट यूज्ड इन द मॉडल। ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस विल टू कट मल्टीपल सिनारियो फॉर डिस्काउंटिंग रेट और इंपैक्ट द फाइनल वैल्यू। ठीक है, बेस्ट और वर्स्ट दोनों केस को वो कंसीडर करता है। ठीक है, तो इनमें ये क्या, इनमें इस एग्जांपल में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो डिस्काउंट रेट वो यूज करते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है रिस्क इनहरेंट, जो रिस्क है उसको समझाने में, या जो इनपुट उन्होंने यूज किया है डिस्काउंटिंग रेट, प्राइमरी जो इनपुट है। ठीक है, तो उससे जो रिजल्ट मिल रहा है वो परफेक्ट रिजल्ट मिल रहा है ना, ये यहां समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को पॉपुलराइज कौन किया था, बेंजामिन ग्राहम, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। उनके फॉलोअर कौन है, मिस्टर वॉरेन बफेट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिफर किसके किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस। ठीक है, हम जब जो सिक्योरिटीज को बाय करते हैं एट अ प्राइस सिग्निफिकेंटली बिलो देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसका प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है उसको अपन बाय करना पसंद करते हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा वैल्यू एंड प्राइस में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने को मिलेगा। ठीक है, अगर स्टॉक वहां से डाउन भी हो जाता है तो भी वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से तो नीचे नहीं जाएगा ना, यानी कि मान लीजिए कोई स्टॉक है, ठीक है, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 40 रुपए। ठीक है, स्टॉक कितने में चल रहा है, मान लो 20 रुपए, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, वैल्यू एंड प्राइस के बीच। ठीक है, वैल्यू हाई है कंपेयर टू प्राइस। ठीक है,
वैल्यू हाई है एज कंपेयर टू प्राइस, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी मिल रही है अपने को, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अलाउ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड विद द मिनिमम डाउनसाइड रिस्क, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं देता है। ये कोई गारंटी नहीं देता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सक्सेसफुल है। इसमें भी एरर हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं अगेंस्ट द एनालिस्ट जजमेंट ऑन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। डिटरमाइनिंग अ कंपनी ट्रू वर्थ इज एनी वे हाईली सब्जेक्टिव होता है, ये चीज हमेशा देखिएगा इस बुक में। अगर कुछ अच्छी बात बताई गई है तो नीचे प्री एंड कॉन्स भी दिए गए हैं कि ठीक है, आप ऐसा करके आप इंट्रिंसिक वैल्यू वैल्यू एंड प्राइस के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, वो सब चीज ठीक है। लेकिन बताया गया है यहाँ पे कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नो कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये भी एक पॉइंट होता है जब भी अपन कोई एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट, इसको भी अपन फोकस करते हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ इक्विटी रिटर्न विथ बॉन्ड रिटर्न। बॉन्ड एंड इक्विटी रिटर्न वेरी एज द नेचर ऑफ रिटर्न, दोनों का रिटर्न सेम है नहीं है, लेवल ऑफ रिटर्न और कंपोजिशन ऑफ रिटर्न। बॉन्ड में क्या रिटर्न मिलता है, कूपन रिटर्न, ठीक है। और कुछ कंट्रीब्यूशन उनके गेन में भी हो जाता है जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है। बॉन्ड क्या होता है, लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है कंपेयर टू इक्विटीज, ठीक है, क्योंकि वहां प्री डिटरमाइंड रेट रिटर्न फॉर फ्रॉम कूपन मिलता है, ठीक है। और देयर में भी सिक्योरिटी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ बॉन्ड होल्डर्स, द रिटर्न बॉन्ड इन्वेस्टमेंट अर्न इज देयर फॉर लोअर, यानी कि आपको पता है कि उतना ही मिलना है जितना बताया गया है, ठीक है। आपको बोला गया है कि 8% मिलेगा तो 80 मिलेगा, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। प्राइमरी रिस्क क्या होता है बॉन्ड में, डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। हायर द क्रेडिट रिस्क, ग्रेटर इज इन इंटरेस्ट दैट बोरोवर हैज टू पे एंड इन्वेस्टर विल रिसीव। इक्विटी में क्या होता है, रिटर्न पहला क्या मिलता है इक्विटी में, एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। द डिविडेंड इज स्मॉल कंपोनेंट ऑफ टोटल रिटर्न फ्रॉम इक्विटी, तो यहां पे कोई एश्योरेंस नहीं रहता ना डिविडेंड का ना एप्रिसिएशन का। इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है, ठीक है। रिटर्न डेट इन्वेस्टमेंट हैव पोटेंशियल टू जनरेट आल्सो हायर टू कंपनसेट फॉर द रिस्क, ठीक है। वेल क्या होता है कि आपको जब इक्विटी में रिटर्न मिलता है, मान लो 1 साल नहीं मिला, 2 साल नहीं मिला, 3 साल नहीं मिला, 5 साल नहीं मिला, 10 साल नहीं मिला, ठीक है, होता है ना बहुत सारे स्टॉक्स में। लेकिन मान लो कोई स्टॉक 5 साल नहीं चला, अचानक से वो 1 साल में इतना चल गया कि उसने 5 साल के जो साइडवेज था उसको कंपनसेट कर दिया, ठीक है। और शेयर मार्केट जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी एज वेल एज इकोनॉमिक फैक्टर, जो अपन स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं कि इन्वेस्टर शुड ऑलवेज कंपेयर द रिटर्न ऑफ बॉन्ड एंड स्टॉक एट टाइम ऑफ डिप्लॉइंग देयर कैपिटल, दोनों के रिटर्न को कंपेयर कर लो। रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक ज्यादा होता है कंपेयर टू बॉन्ड्स, ठीक है। इफ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिटर्न ऑफ स्टॉक वन शुड डिप्लॉय कैपिटल इन बॉन्ड, यानी कि जिसमें आपको लग रहा है कि ज्यादा रिटर्न है उसमें डिप्लॉय करो, ठीक है। जब इकोनॉमी डिस्ट्रेस में होती है, इंटरेस्ट रेट गो सिग्निफिकेंटली डाउन टू गिव पुश टू द इकोनॉमी, ठीक है। और दोनों का, और एट द टाइम इक्विटी में भी अवेलेबल है डर्ट चीप, जब डिस्ट्रेस में होती है, इकोनॉमी खराब स्थिति होती है, तब बहुत चीप सस्ते में मिलता है, ठीक है, इवन ऑन बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटिंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, पहला है जेनसन अल्फा। अल्फा क्या होता है कि रिफर टू एक्सेस रिटर्न अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। बेंचमार्क निफ्टी भी हो सकता है, बैंक निफ्टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो
उससे आपने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया। ठीक है। अल्फा कैलकुलेशन डज नॉट फैक्टर इन डिफरेंस इन लेवल ऑफ रिस्क बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड बेंचमार्क। ठीक है। जेंसेन अल्फा is alternative measure of alpha that factor the risk. It measure as excess return earned by portfolio. जितना एक्स्ट्रा रिटर्न पोर्टफोलियो में मिलता है एज कंपेयर टू बेंचमार्क। ठीक है। तो जेंसन अल्फा कैसे कैलकुलेट होता है? रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है। जनरली कभी कभार इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। हायर जेंसन अल्फा बेटर इट इज। ठीक है। सेकंड होता है शार्प रेशो। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। शार्प रेशो मेजर द रिस्क प्रीमियम अर्न पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो ये कैसे होता है? रिस्क प्रीमियम अर्न इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग फ्री रिस्क फ्री रेट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिटर्न। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिस्क रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट को इंटरेस्ट रेट से आप एक बार मान लो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इतना दिया रहता है, न्यूमेरिकल्स में कई बार पूछ देता है। ठीक है। ये भी जितना हाई होगा उतना अच्छा सुपीरियर परफॉर्मेंस होगा। ट्रेनोर रेशो में अपन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह बीटा का यूज करते हैं। ट्रेनोर रेशो भी जितना हाई होगा उतना अच्छा अपना रिटर्न होगा। ठीक है। एनी डाउट? ट्रेनोर तो ये इजी है। ठीक है। इन तीनों के फॉर्मूले आपको देखने चाहिए, बहुत बार यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है।